नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट मींस इरिगेशन पार्ट 2। इस पार्ट में हम क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट मतलब फसल की जल मांग क्या है, वाटर यूज इफिशिएंसी जो हमारी पानी की जो है जल उपयोग दक्षता क्या है फसल के लिए, ये हम बात करेंगे, है ना। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, हम क्रॉप वाटर यूज इफिशिएंसी पढ़ेंगे, फील्ड वाटर यूज इफिशिएंसी पढ़ेंगे, देन डेल्टा पढ़ेंगे, ड्यूटी पढ़ेंगे, बेस पीरियड पढ़ेंगे। कुछ टर्म्स हैं जैसे अपने इरिगेशन वाले पार्ट में जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, जैसे कि जो वाटर यूज इफिशिएंसी की उसकी कई बार उसकी क्या पूछी जाती है, यूनिट पूछ लेते हैं कि वाटर यूज इफिशिएंसी की जो है यूनिट क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आज डिस्कस करना है हमें फसल की जल मांग या क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। तो देखो, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, फसल की जल मांग क्या है। मतलब किसी क्रॉप को अपने सर्वाइवल के लिए, उसको जीवित रहने के लिए, उसकी वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, या जो इकोनॉमिक पार्ट है उसके प्रोडक्शन के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसी को बोलते हैं हम क्या, क्रॉप रिक्वायरमेंट। अब ये जो क्रॉप रिक्वायरमेंट है, वो जल मांग है, ये दो तरीके से पूरी होती है। कैसे? एक तो नेचुरल तरीके से रेनफॉल के थ्रू, और एक आर्टिफिशियल तरीके इरिगेशन के थ्रू। बट इसमें कई सारे लॉसेस भी होते हैं। जब आप पानी देते हो फसल में तो कई तरीके के लॉसेस भी होते हैं। तो सिंबॉलिकली जो है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, सारी बात आज मैं करने वाला हूँ। तो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट for its survival, growth and development, for growth and development and for produce इकोनॉमिक पार्ट। ठीक है, मतलब क्रॉप की रिक्वायरमेंट हमें क्यों चाहिए, वो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट मतलब वाटर रिक्वायरमेंट प्लांट के लिए इसलिए चाहिए क्या कि उसके जीवन के लिए, सर्वाइवल के लिए, उसकी वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए, जिससे क्या हो, इकोनॉमिक पार्ट का प्रोडक्शन हो सके। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि इकोनॉमिक पार्ट जो आर्थिक जो भाग है ना, आर्थिक भाग के उत्पादन के लिए पौधों का विकास, है ना, उसकी वृद्धि और उसके जीवित रहने के लिए जो जितना पानी की आवश्यकता पौधे को होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जल मांग कहते हैं। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, पौधों से आर्थिक भाग के उत्पादन के लिए, पौधों के आर्थिक भाग के उत्पादन के लिए पौधों के जीवन, वृद्धि एवं विकास के लिए पौधों द्वारा आवश्यक जल की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, जल मांग बोल देते हैं। मतलब पौधों से हमें क्या चाहिए, फसल से हमें क्या चाहिए, आर्थिक उत्पादन चाहिए, पौधों से हमें क्या चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, उत्पादन चाहिए। अब पौधे का उत्पादन चाहिए तो पौधे की हमें उसको जीवित भी रखना पड़ेगा, उसकी वृद्धि के लिए भी पानी चाहिएगा, फिर उसके डेवलपमेंट, उसके विकास के लिए भी पानी चाहिएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए, इन सब जगहों, इन सब स्टेजों पे हमें क्या चाहिए, वाटर की जरूरत पड़ेगी, जल की जरूरत पड़ेगी। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर जो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट की बात बोली गई है, इसमें क्या है, दो तरीके से आप मिल सकता है। एक तो जो है जो नेचुरल तरीके से, मतलब जो जल की मांग है दो तरीके से पूरी हो सकती है, एक नेचुरल तरीके से और एक आर्टिफिशियल, ठीक है। एक होगी आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, एक प्राकृतिक तरीके से जल की पूर्ति होगी और एक होगी कृत्रिम तरीके से, ठीक है। अब नेचुरल तरीके से बात करें तो रेनफॉल से ही पानी मिलेगा, मतलब वर्षा से, ठीक। और आर्टिफिशियल मतलब इरिगेशन से, सिंचाई से, ठीक है। इरिगेशन मतलब सिंचाई के थ्रू आपको जल मिलेगा। दो तरीके से पूर्ति हो सकती है क्रॉप की, या जो क्रॉप को जल मांग की, क्रॉप की जो वाटर रिक्वायरमेंट है, दो तरीके से पूरी हो सकती है, नेचुरल तरीके से और आर्टिफिशियल तरीके से। अब इसमें जो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट है, उसमें कई सारे जो है जो लॉसेस वो इंक्लूड होते हैं। तो अब यहाँ पर मैं लॉसेस की बात करूँ तो लॉसेस क्या क्या है, मतलब मैं बोलूँ क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट
includes all the losses, like इसमें कई सारे लॉसेस इंक्लूड रहते हैं। मतलब क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट जो होती है उसमें सारे जो लॉस है, वो भी जो हानि है जल की, वो भी शामिल है। ठीक है, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट में सभी प्रकार की हानि भी शामिल है। क्या है? हानि भी शामिल है। अब वो कौन कौन सी, जैसे मैं बात करूं तो आपको मिलेगा ट्रांसपिरेशन लॉस, ट्रांसपिरेशन लॉसेस। ट्रांसपिरेशन लॉसेस मतलब हम बोल सकते हैं वातपोत्सर्जन, क्या बोलते हैं, सर्जन। ठीक है, हिंदी में जो भी टर्म्स है, वातसोत्सर्जन या क्या है यार इसका हिंदी, वाष्पोत्सर्जन, दिख लेना जो भी है ना, वाष्पोत्सर्जन से हानि। वाष्पोत्सर्जन से हानि। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन से हानि होगी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको डिनोट करते हैं ई से। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं वाष्पोत्सर्जन को, इसको डिनोट करेंगे टी से। सेकेंड जो आप लिखोगे इवापोरेशन लॉसेस। ठीक है, इवापोरेशन लॉसेस, इवापोरेशन लॉसेस मतलब वाष्पीकरण, वाष्पीकरण से हानि। ठीक है, अब ये सारी बताऊंगा क्या चीज़ होते हैं, इसको डिनोट करेंगे आप कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। नंबर 3 अगर बात करोगे तो इसमें वाटर यूज बाय प्लांट, वाटर यूज्ड बाय प्लांट। प्लांट कितना वाटर यूज कर रहा है, पौधे द्वारा लिया गया जल। ठीक है, पौधों द्वारा लिया गया जल, इसको डिनोट करते हैं किससे बच्चा लोग, इसको डिनोट करते हैं WP से। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं WP से। ठीक है, एक इक्वेशन बनेगी सिंबॉलिकली, कब बाई चांस वो इक्वेशन पूछी जा सकती है। अदर एप्लीकेशन लॉसेस, अदर एप्लीकेशन लॉसेस, अदर एप्लीकेशन लॉसेस मतलब अन्य हानि, अन्य हानियां। अब अन्य हानियां में क्या चीज़ आती है बच्चा लोग, अन्य हानियां में जैसे मैं बता दूं आपको, अन्य हानियां में आती है जैसे परकोलेशन लॉस, है ना, परकोलेशन लॉस आ जाएगा। ठीक, रन ऑफ आ जाएगा। ये दो इस तरीके के जो है अन्य लॉस भी होते हैं। पास में आ जाओगा तो वाटर यूज्ड, वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल पर्पज, स्पेशल पर्पज। अब वाटर जो है पानी की मात्रा, हम बोल सकते हैं किसी विशेष क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता, विशेष क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता, जल की आवश्यकता, विशेष क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता। अब विशेष क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता में क्या हो सकता है, जैसे आप प्लोइंग करते हो, है ना, प्लोइंग, फील्ड प्रिपरेशन आ जाएगा, फील्ड प्रिपरेशन आ जाएगा। ठीक है, वीड मैनेजमेंट आ जाएगा। इस दौरान जो जल का लॉस होता है वो सारा। ठीक है, तो अब इसको सिंबॉलिकली हम दर्शा सकते हैं, इतने लॉस शामिल है अंदर। आप ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है, ये ट्रांसपिरेशन जो होता है किसके थ्रू होता है, बाय प्लांट, प्लांट से, पौधों की सतहों से होता है। इवेपोरेशन जो होता है ओशियन या सोइल की सरफेस से। ठीक है, समुद्र या सोइल की सरफेस से जो होता है उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन मतलब प्लांट की सतह से पानी की हानि होनी या पानी का उड़ना, और जमीन से, अर्थ से, सोइल से या समुद्र से पानी का उड़ना इवेपोरेशन कहलाता है। प्लांट जो है अपना जो है पानी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, है ना, अपनी क्रियाओं को करने के लिए पानी यूज होता है, वो वाटर यूज बाय प्लांट हो गया। अदर एप्लीकेशन लॉसेस, पर्कुलेशन लॉस, रन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लीचिंग, स्पेशल यूज में लीचिंग, हम लीचिंग भी करवाते हैं, अगर हमें साल्ट को नीचे ले जाना है तो लीचिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएगी, ये स्पेशल पर्पज वाले केस में आ जाएगी। अब इसको सिंबॉलिकली दर्शा सकते हैं। ठीक है, कि वाटर रिक्वायरमेंट,
वाटर रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू E प्लस T प्लस वाटर यूज बाय प्लांट प्लस अदर एप्लीकेशन लॉसेस, वाटर लॉस लिख सकता हूँ, ठीक, एंड वाटर यूज फॉर स्पेशल पर्पज, WSP, ठीक है, वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल पर्पज। अब ये सारा मैं बता चुका हूँ। E मतलब हो गया इवापोरेशन, T मतलब हो जाएगा ट्रांसपायरेशन, जो उधर लिखा था वही सारी चीजें, ठीक है। इसको वाटर यूज बाय प्लांट, पौधों के द्वारा उपयोग जल, एप्लीकेशन लॉसेस या अदर वाटर लॉसेस ऐसा लिख सकते हो, है ना, अदर एप्लीकेशन लॉसेस, ठीक है, और वाटर रिक्वायर्ड बाय स्पेशल पर्पज, वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल पर्पज, ये सारा उधर हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन के आती है। तो कब बाई चांस इक्वेशन आपसे पूछे कि वाटर रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पे। अब देखो, एक होता है कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर जो है, इसको हम बोलते हैं जल की आवश्यकता अनुसार उपयोग, जल की आवश्यकता अनुसार उपयोग को बोलते हैं कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। और ये कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर क्या होता है, Cu इक्वल टू ये होता है ET प्लस वाटर यूज फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ET प्लस वाटर यूज्ड इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। ET मतलब इवापोट्रांसपिरेशन, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ E प्लस T प्लस क्या होता है, वाटर यूज बाय प्लांट, इसको ऐसा लिख सकता हूँ भाई। ET मतलब E प्लस T ET हो जाएगा, और वाटर यूज्ड इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब जो पौधा जो है पानी उपयोग कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं वाटर यूज बाय प्लांट, ये वाला, ठीक है, ये वाला लिख सकते हैं वाटर यूज बाय प्लांट, क्योंकि वही प्लांट यूज कर रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। और E और T इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों को ET लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन, तो इक्वेशन बन जाएगी वाटर रिक्वायर्ड इक्वल टू Cu, ठीक है। इस पूरे के प्लेस पे क्या आ जाएगा, इस पूरे के प्लेस पे आ जाएगा Cu, ठीक, प्लस वाटर लॉस प्लस वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल पर्पज, ये इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो, Cu वाले केस में थोड़ा सा और बता देता हूँ, ठीक है। उपापचय क्रियाओं में जल का उपयोग, उपापचय क्रिया में जल का उपयोग, हिंदी में ऐसा लिख रहा हूँ, उपापचय क्रिया में जल का उपयोग। अब यहाँ पे मैं Cu वाला केस बताऊँ तो Cu इक्वल टू ET प्लस क्या होता है, ET प्लस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बच्चा जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में मतलब 1% वाटर यूज होता है और 99% जो है वो किसमें होता है, इवापोट्रांसपिरेशन में। इसलिए कई बार इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं और Cu बराबर क्या लिख देते हैं, ET, कंजप्टिव यूज वाटर बराबर इवापोट्रांसपिरेशन लिख दिया जाता है। तो ये भी सही है, ठीक। तो आपको अगर इस इक्वेशन में ये ना मिले, Cu की जगह Cu भी मिले और Cu बराबर ET प्लस ET भी लिख सकते हो, सिर्फ ET भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ 1% वाटर का ही यूज होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, तो उसको नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। तो ये कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर जो है वो Cu बराबर ET भी लिख सकते हो, Cu बराबर ET प्लस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या वाटर यूज्ड इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, प्लांट जो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज करता है, ठीक है, उपापचय क्रिया में यूज करता है, तो वो सिर्फ 1% यूज करता है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे सिंपल सा फंडा है, देखो सिंपल सा फंडा क्या है इसमें वाटर रिक्वायरमेंट में। देखो मान लो आपका ये यहाँ पर क्या है, सोर्स यहाँ पर है पानी का, ये पानी का आपका जो है सोर्स यहाँ पर है, ठीक, सोर्स यहाँ पर है आपका पानी का, ठीक, और आपकी फील्ड यहाँ पर है। अब यहाँ से जो है आपका पानी आएगा, ये इस तरीके से पानी, ये पानी आपका सोर्स से फील्ड में आएगा इस चैनल के थ्रू, और फिर आप इसको अंदर अपने प्लांट पर भेजोगे। तो यहाँ पर ये सारे लॉस होते हैं। देखो यहाँ पे आपका जो है इवापोरेशन भी होगा, देख तो यहाँ प्लांट है, प्लांट से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन, ये सरफेस है, सरफेस से होगा इवापोरेशन, ठीक। यहाँ पे आपका पर्कोलेशन लॉस भी होगा, लीचिंग लॉस भी होगा,
पर्कुलेशन लॉस भी, लीचिंग लॉस भी होगा, प्लांट यूज़ करेगा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। तो इन सबको मिलाकर जो है वाटर रिक्वायरमेंट काउंट की जाती है कि भैया पौधे को ज़रूरत है सिर्फ 1%, लेकिन हमें 10% पानी देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि भाई ट्रांसपिरेशन भी होगा, इवापोरेशन से भी लॉस होगा, फिर पर्कुलेशन और लीचिंग के थ्रू भी लॉस होगा, है ना, कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और प्लांट जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी यूज़ करेगा। तो इन सबको मिलाकर जो है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट निकाली जाती है। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पर जो है कुछ फसलों की जो है वाटर रिक्वायरमेंट मैं बता देता हूँ, क्रॉप्स और क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, या वाटर रिक्वायरमेंट लिख देता हूँ सिर्फ। ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट जो यहाँ बताऊँगा वो mm में है। ठीक है, mm में। तो यहाँ पर मैं अगर राइस की लिखूँ, राइस की, चावल की जो है वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, हालांकि मैं अपन ने जो वहाँ पर थ्योरी पढ़ा था इसका, राइस का, मैं बता चुका हूँ। तो इसकी लगभग 150 से 200 मानी जाती है, या 120 से 200 ले लो। ठीक है, 150 से 200 के आसपास, 150 से 200 mm, 150 से 200 सॉरी 1500 से 2000 mm के आसपास इसकी होती है। कई जगह आपको 1250 भी लिखा मिलेगा, 1250 mm भी सही है, 1250 लिखा मिले तो वो भी सही है, दोनों चीज़ें लिखवा देता हूँ। ठीक है, वीट की जो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट होती है, गेहूं की जो होती है बच्चा, वो होती है 450 से लेके 650 के आसपास, 450 से लेके 650 mm, 450 से लेके 650 mm के आसपास जो है इसकी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, ओके, ये mm ही है, हाँ mm सही साल लिखा था मैं, 1250 mm। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं आप वाइट स्क्वाश मेज की। मेज में कितना चाहिए? मेज में लगभग चाहिए 500 mm के आसपास, 500 mm के आसपास। कई जगह आपको 500 से 700 भी मिलेगा, 500 से 700 mm, तो ये रेंज है। ठीक है, 500 से 700 mm रेंज भी आपको मिल जाएगी, 500 से 800 तक। ठीक है, 500 से 800 तक। फिर आ जाएगा ग्राउंड नट। ग्राउंड नट में भी लगभग आपको 500 से 700 mm, 550 mm, और रेंज लिखना चाहो तो 500 से लेकर 700 mm के आसपास इसमें वाटर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, 500 से लेकर 700 mm वाटर रिक्वायरमेंट यहाँ पर मिल जाएगी आपको। ठीक, शुगर केन की बात करें, शुगर केन, गन्ने की अगर बात करें हम, गन्ना में वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, तो यहाँ पर लगभग 1500 से 2500 mm, या एवरेज लिखो तो 2000 mm वाटर रिक्वायरमेंट होती है। सोरगम की बात करो, ज्वार की, तो 350 mm। ठीक है, पल्सेस जनरली देखोगे तो पल्सेस में भी लगभग, दलहन में जनरल में लगभग 350 mm। रागी में आप देखोगे जनरली, रागी में आपको मिलेगा 350 mm। ठीक है, रागी में भी 350 mm के आसपास आपको मिल जाएगी। ठीक, ये कुछ फसलों की क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स है। कपास की देख लो, कपास का भी लिख लेना, कॉटन का लगभग ये भी 500 के समथिंग, 500 mm के आसपास इसमें भी वाटर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये कुछ फसलों की क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट है, इतना पानी यहाँ पर देना चाहिए। ठीक, और आपको नोट्स में एक्स्ट्रा और चीज़ें मिल जाएगी। ये मेन चीज़ें, ये सारी आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इरिगेशन रिक्वायरमेंट की। अब इसमें बात करते हैं इरिगेशन रिक्वायरमेंट। इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जल की आवश्यकता या सिंचाई की आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता। देखो, सिंचाई की आवश्यकता का क्या मतलब है? अब जितनी भी हमारी वाटर रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट थी, उस वाटर रिक्वायरमेंट से अगर हम रेनफॉल या सोइल वाटर कंट्रीब्यूशन को हटा दें, देखो, इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू वाटर रिक्वायरमेंट माइनस ब्रैकेट हो जाएगा इफेक्टिव रेनफॉल प्लस एस। देखो, वाटर रिक्वायरमेंट मैंने क्या बोला, नेचुरल सोर्स से भी मिलता है हमें वाटर। ठीक है, नेचुरल सोर्स से मिलता है, आर्टिफिशियल सोर्स से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है आर्टिफिशियल सोर्स की। आर्टिफिशियल सोर्स की तो वाटर रिक्वायरमेंट क्या होता है, पहले हम पूरा पढ़ चुके हैं। इसमें से जो है इफेक्टिव रेनफॉल, जो है उसको हमें माइनस करना है, प्रभावी वर्षा। ठीक, और एस मतलब सोइल मॉइस्चर कंट्रीब्यूशन,
सोइल मॉइस्चर कंट्रीब्यूशन, ठीक है, मृदा नमी वितरण जो है कितना है। तो ये दोनों माइनस क्यों कर रहे हैं हम, देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है, हमें सिंचाई की आवश्यकता की बात हो रही है कि सिंचाई कितना देना है, इरिगेशन कितना हमें चाहिए, इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितनी है। तो जो हमारा वाटर रिक्वायरमेंट है, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट, अब टोटल वाटर रिक्वायरमेंट जो है ये नेचुरल सोर्स के बेसिस पे, मतलब वहाँ पर आपको रेनफॉल भी मिलेगी और मृदा के अंदर नमी भी मिलेगी, ठीक है। तो हमें अगर इरिगेशन हम कब देंगे, जब हमारे पास पानी ना हो, पहली बात तो रेनफॉल माइनस हो जाएगा। दूसरा, कब देंगे इरिगेशन, कब करेंगे, जब सोइल के अंदर नमी ना हो, सोइल में वाटर ना हो, सोइल में नमी ना हो, तो ये दोनों पार्ट माइनस हो जाता है, उसके बाद इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकल के आती है। समझ में आ रहा है। वाटर रिक्वायरमेंट मतलब कि पौधों को कितना पानी चाहिए उसकी पूरी क्रॉप के दौरान, ठीक है, फसल की सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक उसे पूरा पानी कितना चाहिए, वाटर रिक्वायरमेंट है। इरिगेशन रिक्वायरमेंट का मतलब है, अब यहाँ पर आपको रेनफॉल और सोइल मॉइस्चर कंट्रीब्यूशन को हटाना है। क्यों, क्योंकि रेनफॉल नहीं है तभी हम आर्टिफिशियल क्या दे रहे हैं, इरिगेशन दे रहे हैं। दूसरा, सोइल के अंदर मॉइस्चर नहीं है, सोइल के अंदर नमी नहीं है, तभी हम पानी दे रहे हैं। अगर सोइल के अंदर नमी होगी तो हमें पानी देने की जरूरत है नहीं। अगर बारिश हो रही है तो क्या हमें इरिगेशन करने की जरूरत है नहीं। इसलिए इफेक्टिव रेनफॉल और सोइल मॉइस्चर कंट्रीब्यूशन इसको माइनस कर देंगे तो हमारा इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकल के आ जाएगा। अब इफेक्टिव रेनफॉल जो है, देखो टोटल रेनी डेज जो है, अगर मैं रेनी डेज की बात करूँ, हालांकि मेट्रोलॉजी में पढ़ेंगे, टोटल रेनी डेज जो होते हैं 130 डेज होते हैं। पूरे साल में लगभग जो है 130 दिन बारिश होती है, ठीक। उसमें से जो इफेक्टिव रेनफॉल है, इफेक्टिव रेनफॉल मतलब प्रभावी जो वर्षा होती है वो होती है 75 डेज। याद रखना कि जो आपसे पूछा जाए कि 130 दिन बारिश होती है, उसमें से इफेक्टिव रेनफॉल जो प्रभावी वर्षा होती है वो कितने दिन होती है, मात्र 75 दिन जो है अच्छी बारिश होती है। 55 दिन जो बारिश होती है वो सेलो रेनफॉल्स होती है, वो जो है कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती अपना जो है रेन वाटर बजट को, जो वाटर बजट है उसको कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती। मतलब जो सेलो रेनफॉल होती है, जो सेलो रेनफॉल होती है वो 2.5 mm से कम होती है। मतलब हम रेनी डे कब बोलते हैं, किसी दिन को रेनी डे कब बोलते हैं कि 24 घंटे के अंदर जो रेनफॉल है 2.5 mm से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना भाई। रेनी डे किसको बोलते हैं हम, रेनी डे किसको बोलते हैं कि ग्रेटर देन 2.5 mm बारिश होनी चाहिए एक दिन में, 24 आवर में, 24 घंटे में, ठीक। तो उसको हम रेनी डे बोलते हैं। तो 75 दिन ही ऐसे होते हैं जिस दिन 2.5 mm से ज़्यादा बारिश होती है, ठीक। बाकी जो 55 दिन होते हैं उसमें इतनी बारिश नहीं होती है क्योंकि वो ग्राउंड वाटर को कंट्रीब्यूट कर सके, जो भूमिगत जल है उसमें अपना योगदान दे सके, तो उसको सेलो, तो इसलिए इफेक्टिव रेनफॉल जो होती है 55 दिन होती है। क्लियर है। तो ये हमने यहाँ पर क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट को समझा अच्छे से, ठीक। अब यहाँ पे जो ईटी हमने बात की थी, इवापोट्रांसपिरेशन, ईटी, इसको मेजर किया जा सकता है। इसको कैसे मेजर करेंगे, मेजर्ड बाय, इसको मापते हैं कैसे, इवापोरेशन से, इवापोरेशन के थ्रू मापा जाता है, वाष्पीकरण से, ठीक है, वाष्पीकरण से मापते हैं। तो इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट के बस नाम याद रखो आप, क्या है, USWB क्लास ए पेन इवापोरीमीटर, ठीक है। इसको US पेन मीटर भी बोलते हैं, याद रखना, क्या बोलते हैं, US पेन भी बोला जाता है, US पेन इवापोरेशन भी, इवापोरीमीटर भी बोला जाता है। ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है, या मोस्ट वाइडली यूज्ड, सबसे सर्वाधिक उपयोग में लाने वाला, ठीक है, सर्वाधिक उपयोग में लाने वाला, सर्वाधिक उपयोगी है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसकी जो रेंज होती है वो 1.2 से लेके 1.5 के आसपास इसकी रेंज होती है। इतना ये डिटरमाइन करता है क्या, ईटी को डिटरमाइन करने की रेंज 1.2 से 1.5 इसकी होती है, किसकी, इवापोरेशन की, ठीक है। और इवापोरेशन को किस में मेजर करते हैं, इवापोरेशन को अगर मेजर करने की बात आए तो इसको mm पर डे में मेजर करते हैं, ठीक है, mm पर डे में मेजर करते हैं। तो एक इवापोरेशन हो गया, दूसरा होता है शनकन स्क्रीन इवापोरीमीटर, ठीक है, शनकन स्क्रीन इवापोरीमीटर। ये जो है ये शर्मा एवं
दस्ताने ने 1968 में इसको डेवलप किया था, ठीक है, सरमाइन दस्ताने 1968 में। इसमें जो है रेंज जो होती है ये होती है 0.95 से लेके 1.25 के आसपास इसमें रेंज होती है, ठीक है, 1.05 के आसपास ये इसकी रेंज होती है। क्लियर है सनकन स्क्रीन की। आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के नाम याद रखने हैं, ठीक। ये जो डेवलप किया है ये जो सरमाइन दस्ताने हैं ये IRI के साइंटिस्ट है, ठीक है। कहाँ से डेवलप हुई है? IRI नई दिल्ली से। और ये थोड़ा सा इजी है, जो USWP जो A क्लास पेन इवापोरीमीटर है उसे यूज़ करना थोड़ा सरल होता है इसको, सनकन स्क्रीन को, ठीक है। और ये जो है फील्ड कंडीशन में यूज़ होता है, याद रखना किसमें? फील्ड कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। पोर्टेबल आ गया, फिर पोर्टेबल इवापोरीमीटर, नाम याद रख लो बस, पोर्टेबल इवापोरीमीटर। ये जो है 1984 में इजराइल में डेवलप किया गया है। कहाँ पर? 1984 में इजराइल में डेवलप किया गया है, ठीक है। इसके अलावा लाइसीमीटर, ET मेज़र करने के लिए। ET को कैसे मेज़र करोगे? तो लाइसीमीटर से, लाइसीमीटर का यूज़ कर सकते हो ET को मेज़र करने के लिए। और क्या यूज़ करोगे ET को मेज़र करने के लिए? सॉइल मॉइस्चर डिफिशिएंट आप यूज़ कर सकते हो, सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन स्टडी, ठीक। लाइसीमीटर यूज़ करते हो और सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन स्टडी, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर कमी का अध्ययन, ठीक। मृदा नमी में कमी का अध्ययन करके। अब मृदा नमी में कमी का अध्ययन मतलब सॉइल के अंदर नमी कितनी होनी चाहिए, कब आप यहाँ पर इरिगेशन दोगे? 25 से 50% सॉइल मॉइस्चर में क्या हो? सॉइल मॉइस्चर जो है उसमें कमी हो जाए, सॉइल मॉइस्चर में क्या हो जाए? कमी हो जाए। तभी हम क्या करते हैं? टिलेज भी करते हैं, है ना। 25 से 50% की कमी हो जाए तब हम क्या करते हैं? इरिगेशन भी करते हैं और टिलेज भी करते हैं। इतनी कमी होनी चाहिए। अगर 25% कमी की मैं बात करूं तो जैसे क्रॉप कौन सी हो जाएगी हमारी? जैसे वीट हो गया, है ना। 25% कमी मतलब वीट और मेज वाली जो है 25% कमी पर काम करती है, ठीक है। और जो 50% कमी किसमें? ड्रॉट टॉलरेंट कॉम, जैसे सोरगम हो गया, बाजरा हो गया, ये ऐसी क्रॉप है, ये ड्रॉट टॉलरेंट है। तो अगर इसमें 50% तक कमी होगी तब हम इरिगेशन देंगे। जैसे वीट है, मेज है, इनमें क्या करेंगे? 25% कमी होने पर भी हमें इरिगेशन कर देना चाहिए, ठीक है। अब सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन की बात करें, सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन, तो ये चीज़ें, ये कंडीशंस होनी चाहिए जब हम यहाँ पर इरिगेशन दे देते हैं। सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन का अगर फार्मूला देखोगे आप तो वो होता है फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इंटू DB, ठीक है। ये तो हो गया फील्ड कैपेसिटी, ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये हो जाएगा आपका डेप्थ, गहराई, ये हो जाएगा बल्क डेंसिटी, ठीक है। ये इसका इक्वेशन है कि सॉइल मॉइस्चर कितना है, कितनी कमी हुई, फील्ड कैपेसिटी में से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट माइनस कर दो, इंटू कर दो डेप्थ का, गहराई कितनी है, और बल्क डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से आपका सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन निकल के आ जाता है। एक और है पेनमैन मेथड। पेनमैन मेथड जो है ये किसने दी थी? 1950 में पेनमैन नामक साइंटिस्ट ने दी थी। किसने? पेनमैन नामक साइंटिस्ट ने दी थी। ये मोस्ट एक्यूरेट है, याद रखना, मोस्ट एक्यूरेट फॉर एस्टिमेशन ऑफ ET को मेजर करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। मोस्ट एक्यूरेट, सबसे सटीक हम बोल सकते हैं, सबसे सटीक विधि किसके लिए? ET को मापने के लिए, ठीक। पेनमैन मेथड क्लियर है बच्चा लोग? तो यहाँ पर आपका ये मामला खत्म होता है किसका? सॉइल मॉइस्चर वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने वाटर रिक्वायरमेंट पढ़ा। वाटर रिक्वायरमेंट में हमने फिर चीज़ें ET को के भाई जो इवापोरेशन है, इवापोट्रांसपिरेशन है ना, इसको जो है कैसे हम मेजर कर सकते हैं, क्या क्या है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ET को, इवापोट्रांसपिरेशन को कैसे मेजर करते हैं, तो ऑप्शन में लाइसीमीटर आपको मिलेगा, लाइसीमीटर का यूज़ किया जाता है। इवापोरेशन को मेजर करने के लिए आपका हो गया USWB हो गया, आपका सनकन स्क्रीन हो गया, आपका पोर्टेबल इवापोरेशन हो गया, और ET को मेजर करना तो लाइसीमीटर हो गया आपका, है ना। पेनमैन मेथड हो गया, पेनमैन मेथड सबसे एक्यूरेट है, और आपका सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन स्टडी हो गया। इस तरीके से आप ET को और इवापोरेशन को मेजर कर सकते हैं। अब आता है यहाँ पर इरिगेशन शेड्यूलिंग।
इरिगेशन शेड्यूलिंग। ठीक, क्या लिखेंगे? सिंचाई समय, शेड्यूल मतलब समय है, सिंचाई कब देनी चाहिए, सिंचाई का समय क्या है। तो इरिगेशन शेड्यूलिंग, इसमें भी अलग अलग चीज़ें अप्रोच है। तो ट्रांसपिरेशन रेशियो अप्रोच आप लिख सकते हो, एक आ जाएगा ट्रांसपिरेशन रेशियो अप्रोच। ठीक है, ट्रांसपिरेशन रेशियो अप्रोच। वाष्पोत्सर्जन अनुपात दृष्टिकोण, वाष्पोत्सर्जन अनुपात दृष्टिकोण, वाष्पोत्सर्जन अनुपात दृष्टिकोण। अप्रोच मतलब दृष्टिकोण। वाष्पोत्सर्जन अनुपात दृष्टिकोण का क्या मतलब है यहाँ पर कि एक यूनिट, एक इकाई ड्राईमेट, मतलब कि अगर आपको 1 केजी या 1 यूनिट जो है ड्राईमेट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए क्रॉप द्वारा कितना पानी जो है वाष्पीकृत किया जाता है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो है लिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको क्या करना है, या ट्रांसपिरेशन बाय क्रॉप फॉर 1 यूनिट या फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ ड्राई मैटर। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, ट्रांसपिरेशन ऑफ क्रॉप वाटर ट्रांसमिट बाय, ऐसा लिख सकते हैं क्या, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूनिट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए यूनिट ड्राई मैटर। ठीक है, अगर एक यूनिट, एक इकाई शुष्क पदार्थ उत्पादन करने के लिए फसल द्वारा आवश्यक जल की मात्रा। ठीक है, कैसे निकालोगे? अगर मैं इसको रेशियो में भी लिखूं हिंदी में तो क्या लिखोगे? एक इकाई शुष्क पदार्थ, एक इकाई शुष्क पदार्थ के उत्पादन के लिए फसल द्वारा आवश्यक जल की मात्रा। ठीक है, फसल द्वारा वाष्पीकरण के लिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए आवश्यक जल की मात्रा द्वारा, यह लिखना, वाष्पोत्सर्जन के लिए, ये यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन के लिए आवश्यक जल की मात्रा। ठीक है, एक इकाई शुष्क पदार्थ मतलब आपको ग्रेन लेना है, ड्राई मैटर आपको प्रोड्यूस करना है 1 यूनिट, तो उसके लिए फसल द्वारा कितना पानी जो है, कितने पानी की मात्रा ट्रांसपिरेशन के लिए जरूरत, वाष्पोत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है। इसको हम बोल देते हैं क्या, ट्रांसपिरेशन रेशियो अप्रोच। तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना, रेशियो क्या हो गया, ये हो गया कि वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप, है ना, वाटर ट्रांसपायर्ड बाय क्रॉप, या वाटर रिक्वायर्ड ना करो, ट्रांसपायर्ड करो, ट्रांसपायर्ड। ठीक है, वाटर ट्रांसपायर्ड बाय क्रॉप मतलब फसल के द्वारा वाष्पोत्सर्जन के लिए आवश्यक जल बटे में आप कर सकते हो 1 यूनिट ऑफ ड्राई मैटर। ठीक, ये एक अप्रोच हो गया। दूसरा अप्रोच होता है सोइल मॉइस्चर डिफिसिट, ये मैं बता चुका हूं आपको, सोइल मॉइस्चर डिफिसिट अप्रोच। सोइल मॉइस्चर डिफिसिट अप्रोच मतलब मृदा नमी में कमी की अवधारणा। मृदा नमी में कमी की अवधारणा मैंने बता चुका हूँ कि 25 से 50% की अगर कमी हो तब हमें जल देना चाहिए। 25 मैंने बता चुका हूँ वीट और मेज के लिए, गेहूं और मक्का अगर इस तरह की क्रॉप है तो हमें देना चाहिए। ये 2 टोलरेंस जैसे सोरगम हो गया और बाजरा हो गया, सोरगम हो गया, बाजरा हो गया, तो यहाँ पे मेजर करो 25% की कमी हो गई अगर मान लो मॉइस्चर में, तो वीट और मेज में इरिगेशन कर दो। अगर 50% की कमी हो गई, आपने सोरगम और बाजरा लिया है, 50% की कमी हो गई, तब इरिगेशन कर दो। तो ये एक अप्रोच है। उसके बाद एक आता है क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच। क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच या इसी को बोलते हैं IWCPE रेशियो। ठीक है,
IWCPE रेशियो ये किसने दिया? परिहार एट अल ने, परिहार एट अल, परिहार और उसकी टीम ने मिलकर, इसके साथ और भी साइंटिस्ट है, परिहार एट अल ने मिलकर ये अप्रोच दिया। ठीक है, इसको मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स। क्या बोलते हैं? मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स मतलब नमी में कमी का सूचक है ना, नमी में वृद्धि का सूचक भी इसको बोला जाता है। क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच भी बोलते हैं, IWCPE रेशियो भी बोलते हैं। तो IWCPE रेशियो की बात करें तो IW मतलब होता है, एक तो हो गया इरिगेशन वाटर, ठीक है, इरिगेशन वाटर, अपॉन में हो जाएगा, ये हो जाएगा कम्युलेटिव पेन इवापोरीमीटर, इवापोरेशन। ठीक है, इस रेशियो से निकलता है। इरिगेशन वाटर कितना चाहिए आपको और कम्युलेटिव पेन इवापोरीमीटर, इन दोनों का जो रेशियो होता है, इसी से हमें पता चलता है कि हमें इरिगेशन कितना देना है। यही आपका इरिगेशन रिक्वायरमेंट बोल सकते हो आपको इसको। ठीक है, इसी को आप क्या बोल सकते हो? इरिगेशन रिक्वायरमेंट आप बोल सकते हो IWCPE रेशियो को। क्लियर है? ठीक, इरिगेशन वाटर ये भी सेंटीमीटर में मेजर करो, ये भी सेंटीमीटर में मेजर करो। ठीक है, सबसे लो, या मैं बोलूँ तो लोएस्ट IWCPE रेशियो, सबसे कम IWCPE रेशियो किसका होता है? तो साफ्लावर का, याद रखना, किसका? कुसुम का, कुसुम का सबसे कम होता है। ठीक है, हाईएस्ट किसका होता है? हाईएस्ट IWCPE रेशियो ये होता है राइस का। ठीक है, किसका? चावल का। चावल का तो याद भी रख लो 1.20 होता है। ठीक है, अब मैं बोलूँ हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट, हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें किसकी है? शुगर केन की है ना, हमने पढ़ा भी सी, शुगर केन में लगभग 2500 mm तक चाहिए। एक और है हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट पर डे, पर डे किस में है? तो राइस में, लगभग 8 से 10 mm वाटर पर डे चाहिए, 8 से 10 mm वाटर पर डे चाहिए, याद रखना। मतलब सबसे अधिक जल मांग किसकी है? शुगर केन की। सबसे अधिक जल मांग प्रतिदिन सबसे अधिक जल मांग किसकी है? तो चावल की। हिंदी में लिखना, सबसे अधिक जल मांग शुगर केन की, सबसे अधिक जल मांग प्रतिदिन की बात करें तो चावल की कितनी? 8 से 10 मिलीमीटर चाहिए। हाईएस्ट IWCPE रेशियो किसका है? राइस का है। सबसे कम IWCPE रेशियो किसका है? साफ्लावर का है। ये जो मेथड है ना बच्चा, ये साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक या वैज्ञानिक मेथड है। ठीक है, क्या है? ये वैज्ञानिक मेथड है, बट नॉट प्रैक्टिकल यूज, प्रैक्टिकल यूज नहीं है, प्रायोगिक उपयोग नहीं है, प्रायोगिक उपयोग नहीं है, इसका हम प्रैक्टिकल उपयोग नहीं कर सकते। साइंटिफिक मेथड का प्रैक्टिकल उपयोग कहाँ आप IWCPE रेशियो निकालने जाएगा फार्मर्स, है ना। तो इसका जो है ये साइंटिफिक मेथड है, बट प्रैक्टिकल यूज नहीं है। क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच, इसी को IWCPE रेशियो भी बोलते हैं और इसको मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है सबसे कम जो है साफ्लावर का होता है, सबसे कम IWCPE रेशियो राइस का होता है। हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट शुगर केन की होती है। हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट प्रतिदिन की बात करें तो राइस की होती है, 8 से 10 mm की। क्या होता है IWCPE रेशियो? तो इरिगेशन वाटर को रेशियो हम ले लेंगे इसमें आपका कम्युलेटिव पेन इवापोरीमीटर, तो इसी को बोलते हैं IWCPE रेशियो। क्या बोलते हैं? IWCPE रेशियो, CPE रेशियो इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक की कहानी आपको पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक इसमें और स्टेज होती है, इरिगेशन शेड्यूलिंग की स्टेज होती है क्रिटिकल स्टेज। ठीक है, क्रिटिकल स्टेज, इसी से भी हमें पता है, क्रांतिक अवस्था से भी, क्रांतिक अवस्था, इससे भी हमें पता चल जाता है कि कब कब हमें इरिगेशन देना है। तो ये अलग से आपको मैं लिस्ट दे दूंगा, है ना, आपको नोट्स के अंदर इसकी लिस्ट मिल जाएगी कि क्रिटिकल स्टेज, जैसे राइस में हमने पढ़ा है ना, पेनिकल इनिशिएशन होना चाहिए, बुटिंग स्टेज होना चाहिए, है ना। व्हीट में हमने 6 पढ़ा, CRA होना चाहिए, ट्रेलिंग होना चाहिए, जॉइंटिंग होना चाहिए, फ्लावरिंग होना चाहिए, मिल्किंग होना चाहिए, डाउ स्टेज होना चाहिए। मेज में टेस्लिंग और सिल्किंग स्टेज होना चाहिए। सोरगम में फ्लावरिंग और पॉट फॉर्मेशन या है ना ग्रेन फिलिंग वाली स्टेज होनी चाहिए। तो सारा हमने क्रॉप के साथ पढ़ा है, आपको यहाँ एक साथ लिस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको पढ़ लेना कि क्रिटिकल स्टेज से भी हम इरिगेशन शेड्यूलिंग का पता कर सकते हैं। मोस्ट सेंसिटिव पीरियड है जो होता है वो। ठीक, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपको वाटर यूज इफिशिएंसी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है वाटर यूज इफिशिएंसी, जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग
दक्षता की बात करते हैं। ठीक है, वाटर यूज एफिशिएंसी मतलब क्रॉप द्वारा उपयोग में लाए गए जल को हिंदी में लिखो तो मैं क्या है, फसल द्वारा उपयोग में लाए गए जल को जल उपयोग दक्षता के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, मतलब फसल द्वारा उपयोग में लाए गए जल को, मतलब वाटर यूज्ड बाय द प्लांट, ऐसा बोल सकते हैं, वाटर यूज्ड बाय द क्रॉप। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर यूज इफिशिएंसी। तो हम बोल सकते हैं वाटर यूज इफिशिएंसी मीन्स वाटर यूज्ड बाय द क्रॉप। ठीक, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक, वाटर यूज इफिशिएंसी मीन्स वाटर यूज्ड बाय द क्रॉप्स। ठीक है, फसल द्वारा उपयोग में लाए गए जल को। इसको मेजर काय में करते हैं, याद रखना। यूनिट क्या है इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है बच्चा केजी पर हेक्टेयर एमएम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसको केजी पर हेक्टेयर सेंटीमीटर में भी लिखा मिल सकता है आपको, सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। केजी पर हेक्टेयर वैसे ये मत करो याद, इसी को याद कर लो, केजी पर हेक्टेयर एमएम यही पूछा जाता है। क्लियर है, केजी पर हेक्टेयर एमएम, और एमएम को सेंटीमीटर में भी बदला जा सकता है, इसलिए केजी पर हेक्टेयर सेंटीमीटर लिखा हुआ आता है, सेंटीमीटर लिखा, क्योंकि यूनिट है, यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। सेंटीमीटर, एमएम, मीटर कुछ भी आप बोल सकते हो। ये दो तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट या क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी, और एक होता है फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, क्षेत्र जल उपयोग क्षमता और फसल जल उपयोग क्षमता। हिंदी में लिख देता हूँ, फसल जल उपयोग दक्षता और क्षेत्र जल उपयोग दक्षता। ठीक है, ये क्या होता है, तो फसल तथा जो इवापोट्रांसपिरेशन में उपयोग में लिया गया जल को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप वाटर यूज इफिशिएंसी। मैं पहले इसकी क्रॉप वाटर यूज इफिशिएंसी का फार्मूला लिख देता हूँ। वाई अपॉन में होता है क्या, ईटी, वाई अपॉन में होता है ईटी। ईटी क्या है, ईटी जो है, वाई जो है, ये हमारी क्या है, इल्ड है। क्या है, इल्ड, उपज। क्या है ये, उपज। और ईटी क्या है, इवापोट्रांसपिरेशन, इवापोट्रांसपायरेशन, वाष्पीकरण है ना, यही बोलेंगे। इवापोट्रांसपिरेशन मतलब वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, तो वाष्पी उत्सर्जन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर इसका डेफिनेशन लिखो तो फसल उत्पादन, क्या लिखोगे, फसल उत्पादन तथा ईटी में उपयोग किया गया जल के अनुपात को क्रॉप वाटर यूज इफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, मतलब फसल उत्पादन में जो फसल आप ले रहे हो, फसल के उत्पादन मतलब यील्ड हो गया, और इवापोट्रांसपिरेशन में जितना जल उपयोग हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्रॉप वाटर यूज इफिशिएंसी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फील्ड वाटर यूज इफिशिएंसी मतलब हो जाएगा यील्ड अपॉन में हो जाएगा वाटर रिक्वायरमेंट। मतलब क्या है, ये तो हो गया आपकी यील्ड, उपज, और ये हो गया आपका क्या, जल मांग, वाटर रिक्वायरमेंट, जल मांग। ठीक है, मतलब क्या हो गया, वही हो गया फसल उत्पादन तथा ये हो गया आपकी जल मांग, क्षेत्र की जल मांग, क्षेत्र की कुल जल मांग, कुल जल मांग के अनुपात को फील्ड वाटर यूज इफिशिएंसी कहते हैं, फील्ड वाटर यूज इफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। दोनों की मेजर कैसे करते हैं, दोनों को मेजर का सेम ही है, केजी पर हेक्टेयर एमएम यूनिट दोनों की। ठीक है, किसी की भी पूछे केजी पर हेक्टेयर एमएम इसकी यूनिट है। अब इसमें कई सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है,
याद रखना इसमें कई सारे फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे अब इसके लिए क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी या फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी में कई सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर या क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे रेनफॉल होती है ना, वर्षा की मात्रा या रेनफॉल वर्षा जो है वो भी है। दूसरा आपका सोइल का टाइप, टोपोग्राफी कैसी है, सोइल का टाइप कैसा है, किस प्रकार से जो है क्रॉप जो है वाटर का यूज़ कर रही है, सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको हम देखते हैं कि क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी कौन कौन सी किसकी कितनी यहाँ पर दी हुई है, क्रॉप वाटर एफिशिएंसी किसकी कितनी दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं क्रॉप की। यहाँ पे मैं IWCP रेशियो भी बता दूंगा, एक तरफ लिखो, चलो मैं टेबल बना देता हूँ। एक तो ठीक है, अब क्रॉप वाटर चलिए, यहाँ पर आपको मिलेगी क्रॉप्स, फसल चाहिए, और क्या चाहिए आपको, वाटर यूज एफिशिएंसी चाहिए, और IWCPE रेशियो। ठीक है, ये एक कॉलम जो है एक्स्ट्रा बन गया, कोई बात नहीं, चलेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं राइस की बात करते हैं। राइस की जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो है 3.7, और ये है क्या, लोएस्ट, सबसे कम इसी की है 3.7, और इसका IWCP रेशियो 1.2 होता है। ठीक है, IWCP रेशियो जो है इसका 1.2 होता है, किसका, राइस का, सबसे ज़्यादा। वीट की आप बात करोगे, वीट का जो है वाटर एफिशिएंसी जो होती है वो 12.9 होती है। ठीक है, और इसका जो IWCP रेशियो होता है 0.9 होता है। ठीक, उसके बाद अगर आ जाओ, उसके बाद बात करें हम मेज में दोनों बराबर हैं, मेज में आ जाएगा 0.8, इसमें भी 0.8 के बाद फिर ग्राउंडनट में आ जाएगा आपकी IWCP रेशियो जो है इसका, वाटर एफिशिएंसी 9.2, IWCP रेशियो जो है 0.6 होता है, किसमें, ग्राउंडनट में। ठीक है, फिंगर मिलेट की बात कर लेते हैं। फिंगर मिलेट में वाटर एफिशिएंसी जो है 13.4 मिलेगा, ये सबसे हाईएस्ट है। कई जगह 6 भी लिखा हुआ मिलता है, 13.6 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये छोड़ देना। अब मैं इसमें इरिगेशन की शुगर केन की और बात कर लेता हूँ। शुगर केन का और लिख लो, शुगर केन की जो गन्ना जो है शुगर केन की बात करें तो शुगर केन का जो IWCP रेशियो या इसमें मैं बोल सकता हूँ जो CPE रेशियो जो होता है वो 0.8 होता है। ठीक है, 0.8 होता है। IWCP रेशियो कितना होता है, 0.8 होता है शुगर केन में। क्लियर है बच्चा लोग, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो ये वाटर यूज एफिशिएंसी है कुछ क्रॉप की, जनरली ये आपसे पूछा जा सकता है, सबसे हाईएस्ट और सबसे कम राइस की। क्लियर है, क्योंकि राइस आपको पता है सबसे लोएस्ट वाटर यूज एफिशिएंट क्रॉप है और हाईएस्ट वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है। क्यों, क्योंकि 1 kg प्रोड्यूस करने में लगभग 55,000 लीटर पानी इसको चाहिए। क्लियर है, यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक, अब इरिगेशन प्रोजेक्ट समझ लो ना, थोड़ा सा एक पार्ट और बचा है वो समझ लो। इरिगेशन प्रोजेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। परियोजना, सिंचाई परियोजना यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आता है सिंचाई परियोजना में माइनर, मीडियम और मेजर, माइनर, मीडियम और मेजर। माइनर, मीडियम और मेजर। चलिए, अब माइनर, मेजर, मेजर में आपको तीन चीजें यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी।
चलिए क्या है, 2-3 चीज़ें। एक तो आपके आगे प्रोजेक्ट, फिर कमांड एरिया और कॉस्ट। ये तो आगे आपका प्रोजेक्ट, ये आपका आ जाएगा कमांड एरिया, मतलब कितना एरिया है, ये हेक्टेयर में है, ठीक है। और कॉस्ट जो है वो RS। तो माइनर की बात करें तो आपका होना चाहिए 2000 हेक्टेयर से कम, 2000 से 10,000 हेक्टेयर और 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में बच्चा, तो इसका हमें बराबर ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ आपकी कॉस्ट आ जाएगी 25 लाख से कम, 25 लाख से कम, 25 लाख से 50 लाख या 5 करोड़ बोल सकते हो, है ना। 25 लाख से 5 लाख और 50 लाख से ज़्यादा, ठीक है। 25 लाख से, ऐसा लिखो इसको यार, 25 लाख से 5 करोड़ और 5 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है। ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है। तो यहाँ से क्वेश्चन कमांड एरिया पूछा जाता है या फिर इसकी कॉस्ट पूछी जाती है कि जो मीडियम प्रोजेक्ट है उसमें कमांड एरिया कितना होता है, तो 2000 से 10,000, उसकी कॉस्ट कितनी है, तो 25 लाख से 5 करोड़, या फिर आप 2.5 मिलियन से 50 मिलियन, देखो मिलियन में भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2.5 मिलियन, इसको लिख सकते हो 2.5 से 50 मिलियन और मोर देन 50 मिलियन, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। 50 मिलियन मतलब कि लगभग 5 करोड़, है ना, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो ये इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो गए। और कुछ चीज़ बची है, एक बार मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ क्या चीज़ आपकी और बची है इरिगेशन के अंदर, वो भी कंप्लीट करवा। चलिए, और इसमें बात करते हैं हम डेल्टा ड्यूटी की। एक टर्म्स है डेल्टा, ठीक है, एक टर्म्स है ड्यूटी और एक टर्म्स है बेस पीरियड, आधार अवधि, आधार अवधि, ठीक है। ये 3 टर्म्स है, तीनों टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड ही है। डेल्टा का मतलब होता है टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय ए क्रॉप ड्यूरिंग द इंटायर क्रॉप, ठीक है। टोटल, इसका मतलब क्या होता है, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय ए क्रॉप ड्यूरिंग इंटायर क्रॉप पीरियड, ठीक है। क्रॉप की पूरी अवधि, क्रॉप की पूरी अवधि के दौरान, ठीक है, फसल की पूरी अवधि के दौरान फसल द्वारा आवश्यक पानी की, जो पानी की गहराई है, कुल पानी की मात्रा, मतलब कुल पानी की गहराई, ऐसा बोल सकते हैं, टोटल पानी की गहराई। क्या लिखेंगे इसको, फसल की पूरी अवधि के दौरान, फसल की पूरी अवधि के दौरान फसल द्वारा आवश्यक कुल जल की गहराई को क्या बोलेंगे, डेल्टा। इसको किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, याद रखना, इसको किस में, सेंटीमीटर मेजर करते हैं। ड्यूटी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉप इरिगेटेड, इसको ऐसा समझ लो, ऐसा लिख दो, एरिया ऑफ क्रॉप इरिगेटेड अपॉन में क्या आ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाई टू दी क्रॉप, इसको हम बोलते थे ड्यूटी। मतलब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉप इरिगेटेड, जो सिंचित क्षेत्र है, फसल का सिंचित क्षेत्र बटे में आ जाएगा फसल में अप्लाई किया गया, उपयोग किया गया जल की मात्रा, उसको हम बोलते हैं ड्यूटी, ऐसा लिख सकते हो। क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉप इरिगेटेड मतलब सिंचित क्षेत्र, सिंचित फसल क्षेत्र, सिंचित फसल क्षेत्र, और इस सिंचित फसल क्षेत्र में टोटल कितनी पानी की मात्रा अप्लाई की गई, ठीक है, उपयोग की गई, ठीक है, प्रयोग की गई। तो फसल में प्रयोग की गई जल की मात्रा, और फसल में प्रयोग की गई या दी गई, फसल में दी गई जल की मात्रा, इसका जो रेशियो है वो ड्यूटी कहलाता है। और ड्यूटी को हम मेजर करते हैं किसमें,
हेक्टेयर क्यूसेक में, इसमें हेक्टेयर पर क्यूसेक में मेज़र करते हैं, हेक्टेयर पर क्यूसेक में इसको मेज़र करते हैं। ठीक, बेस पीरियड क्या होता है? एट द टाइम ऑफ सोइंग, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग के पहले तक जितना पानी दिया गया है उसको हम बोलते हैं बेस पीरियड। ठीक है, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग से पहले तक। तो हम क्या बोल सकते हैं? बेस पीरियड क्या होता है? एक बोल सकते हैं डे 1 वाटर अप्लाइड, डे 1 फॉर द प्रिपरेशन, फॉर द प्रिपरेटरी पर्पज, हम बोल सकते हैं फॉर सोइंग टू दी या लास्ट इरिगेशन बिफोर दी हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो बेस पीरियड का मतलब होता है सोइंग टू लास्ट इरिगेशन बिफोर हार्वेस्टिंग, बिफोर हार्वेस्टिंग वाटर अप्लाइड। ठीक है, या वाटर अप्लाइड सोइंग टू लास्ट इरिगेशन बिफोर हार्वेस्टिंग, डे वाटर अप्लाइड। ठीक है, डे वाटर अप्लाइड सोइंग से लेके इरिगेशन तक, उसको हम बोलते हैं बेस पीरियड। ठीक है, और इसको किस में मेजर करते हैं? डेज में, डेज में मेजर करते हैं। तो बुआई से लेके, ठीक है, बुआई से लेके बुआई के समय, या बोल सकते हैं कि कल्टीवेशन के समय या प्रिपरेटरी के समय, पहला इरिगेशन से लेके, फर्स्ट इरिगेशन से लेकर कटाई के पहले तक की जो इरिगेशन है उसको, उस पूरे पीरियड को हम बोलते हैं बेस पीरियड। ठीक, अब इन तीनों का जो एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन आपको याद रखना है। क्या है वो इक्वेशन? ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 इंटू बेस पीरियड, बेस पीरियड अपॉन में डेल्टा। ठीक है, ये इसका इक्वेशन है। ठीक, इसके अलावा और क्या याद रखोगे आप? एक होता है कोर वाटरिंग। क्या होता है? कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग मतलब फर्स्ट इरिगेशन। फर्स्ट इरिगेशन को हम क्या बोलते हैं? कोर वाटरिंग बोलते हैं। एक होता है लाइफ सेविंग इरिगेशन या सप्लीमेंट्री इरिगेशन। तो जब एक लंबा इरिगेशन के दौरान या फसल की जो है फसल की अवधि के दौरान 15 से 20 दिन का लंबा स्पेल हो जाए, ड्राई स्पेल हो जाए, सूखा पड़ जाए, तो उस समय जब हम इरिगेशन दे देते हो तो उसको लाइफ सेविंग या सप्लीमेंट्री इरिगेशन बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ टर्म्स है। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। लास्ट जो है क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, सिंचाई जल की गुणवत्ता, सिंचाई जल की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए? तो सिंचाई जल की गुणवत्ता को 3 तरीके से हम देख सकते हैं। चलिए, सिंचाई जल को आप 3 तरीके से यहाँ पर देख सकते हो। चलिए, ठीक है, अब यहाँ पर जो है, अब ये जो है बेस्ड ऑन, ये जो सिंचाई जल हम मेजर कर रहे हैं ये है बेस्ड ऑन ईसी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, बोरान एंड सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, 4 की वजह से। ईसी कितना होना चाहिए वाटर के अंदर, बोरान की मात्रा कितनी होनी चाहिए, और सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, सोडियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूँगा ईसी। ईसी को किस में मेज़र करते हैं? डीएस मीटर में मेज़र करते हैं। यहाँ जाएगा आपका बोरान कितनी मात्रा होनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका सोडियम कितनी मात्रा होनी चाहिए। अब इसमें जो है आपको एक और खींचना पड़ेगा। ठीक है, इरिगेशन वाटर, क्वालिटी वाटर भी देख लो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जो नॉर्मल सेलाइन, इसी का मतलब होता है सेलिनिटी, सेलिनिटी चेक करना। ठीक है, इसी का मतलब होता है सेलिनिटी चेक करना।
सेलिनिटी, लवणता, ठीक है, लवणता। तो यहाँ पर पहले कंडीशन आ जाएगी आपका, एक तो नॉर्मल वाटर, क्या आएगा, नॉर्मल वाटर, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका सेलाइन वाटर, क्या आ जाएगा, सेलाइन वाटर। नॉर्मल वाटर के बाद आ जाएगा लो सेलाइन वाटर, लो सेलाइन वाटर। फिर आ जाएगा आपका मीडियम सेलाइन वाटर, फिर आ जाएगा सेलाइन वाटर, और आ जाएगा हाई सेलाइन वाटर, हाई सेलाइन वाटर। हिंदी में क्या लिखोगे, सामान्य जल, फिर कम लवणता का लवणीय जल, फिर मध्यम लवणीय जल और लवणीय जल और अति लवणीय जल, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। इसका जो रेशियो होता है 1.5, 1.5 से 3, 3 to 5, 5 to 10 और मोर देन 10। ये आ जाएगा आपका नॉर्मल वाटर। फर्स्ट में क्या है भाई, नॉर्मल वाटर, सामान्य जल, फिर लो बोरान वाटर, लो बोरान वाटर, मीडियम बोरान वाटर, फिर आ जाएगा बोरान वाटर और हाई बोरान वाटर, हाई बोरान वाटर। हिंदी में लिख लेना है ना, हिंदी में क्या हो जाएगा आपका, हिंदी में हो जाएगा सामान्य जल, फिर कम जो है बोरान जल, मतलब बोरान की कम मात्रा, या हम बोल सकते हैं मध्यम बोरान वाटर, बोरान जल, फिर बोरान जल और अति बोरान वाटर, ये बोरान जल। इसमें कितना होता है, इसमें होता है 3 से कम, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 10 और 10 से ज़्यादा। फिर यहाँ जाएगा वही नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर, लो सोडियम वाटर, मीडियम सोडियम वाटर, फिर सोडियम वाटर और हाई सोडियम वाटर। ठीक है, ये लेस देन 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से ज़्यादा। तो ये रेंज है, लिमिट है, ये आप याद कर लेना, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन हमें चीज़ें सारी एक्स्ट्रा पढ़ना है जो हमसे पूछी जाती है। और क्या है, और कुछ है इसमें पढ़ने लायक जो आपको पढ़ना है? चलो एक चीज़ और देख लो, मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर, मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर, सिंचाई जल मापन विधियाँ, सिंचाई जल मापन विधियाँ, ठीक है। सिंचाई जल मापन विधियाँ में आपका आता है क्या, सिंचाई जल मापन विधि में आ जाएगा आपका ओरिफर्स, ठीक है। सिंचाई जल मापन विधियाँ में क्या क्या आ जाएगा, ओरिफर्स, वायर्स। 3 मेजर मेथड आप देखोगे इसके अंदर। सबसे पहले ओरिफर्स, ओरिफर जो होता है वाटर फ्लो इन स्मॉल स्ट्रीम, वाटर फ्लो इन स्मॉल स्ट्रीम, ठीक है। छोटे स्रोतों से जल का प्रवाह, यह आ जाएगा आपका ओरिफर्स स्मॉल स्ट्रीम में। दूसरा आ जाएगा वियर, वियर में क्या हो जाएगा, वाटर फ्लो, वाटर फ्लो इन इरिगेशन चैनल, ठीक है। सिंचाई जल नाली के द्वारा, सिंचाई जल नाली के द्वारा जल प्रवाह, सिंचाई जल नाली से जल प्रवाह, ठीक है, ये हो जाएगा। देन इसके बाद आ जाओ सिंचाई जल नाली में। सिंचाई जल नाली में कुछ आपको क्या है, फार्मूला याद रखना है। बेसिक इक्वेशन ऑफ डिस्चार्ज रेट थ्रू वायर्स, वियर का सामान्य सूत्र, इसका सामान्य जो फार्मूला है वो क्या होता है,
सामान्य फार्मूला आप देखोगे तो Q इक्वल टू सी एल एच की पावर m, ठीक है, सी एल एच की पावर m। और डिस्चार्ज रिलेशन फॉर सप्रेस्ड वायर, जो है दबाव वियर की बात करें, दबाव वियर की, या जो सप्रेस्ड है, सप्रेस्ड वियर की बात करें, तो इसका जो फार्मूला होगा Q इक्वल टू सी एल एच की पावर 2/5, 3/2, 0.0184 की पावर जो है वो क्या हो जाएगी, एल एच की पावर 3/2। ये इसका फार्मूला बनेगा, ठीक है, फार्मूला याद कर लेना। चलो, उसके बाद जो है बच्चा वी नोच है, उसके नाच क्या है, वी नोच। वी नोच में क्या हो जाएगा, ये एक सर्वोत्तम है, ठीक है, वी नोच कुछ नहीं है, वी नोच, ठीक है, वी नोच। वी नोच, ठीक है। वी नोच के अंदर क्या है बच्चा, वी नोच को हम बोल सकते हैं 90 डिग्री वी नोच, इसको क्या बोलता है, 90 डिग्री वी नोच बोला जाता है। और ये जो है मोस्टली यूज, या मोस्टली यूज बोल सकते हैं, मोस्टली यूज या सर्वाधिक उपयोगी यही है, ठीक है। इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है 0.00138 और एल एच की पावर हो जाएगा 2.5, ठीक है, एल एच की पावर कितना हो जाएगा, 2.5, एच की पावर 2.5 करना, ठीक। एक और लास्ट वन जिसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्लूम या वेंचर फ्लूम, पार्शियल फ्लूम या वेंचर फ्लूम। पार्शियल फ्लूम ये जो 1950 में किसने दिया था, पार्सल ने, पार्शियल फ्लूम ने दिया था 1950 में। और ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, मिश्रण होता है, कॉम्बिनेशन है किसका, वियर प्लस ओरिफर का, बस इतना याद रखो, वियर प्लस ओरिफर का ये मिश्रण है, ठीक है बच्चा लोग। जितनी सारी चीज़ें हैं वो सारी इरिगेशन से रिलेटेड सारी चीज़ हमने डिस्कस की। एक पार्ट और है ना, वो है ड्रेनेज। ड्रेनेज तो बच्चा मैं नोट्स में आपको दूंगा, नोट से पढ़ना। एक पेज का है सिर्फ, कितना, सिर्फ एक पेज का है ड्रेनेज, है ना। ड्रेनेज क्या होता है और उसके टाइप है, सब सरफेस ड्रेनेज और सरफेस ड्रेनेज और सबसर्फ ड्रेनेज। एक पेज का है, उसको पढ़ लेना, ठीक है। उसमें जो आपका है एक ड्रेनेज जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना, उसको याद रखना, वो क्या है, वर्टिकल ड्रेनेज। वर्टिकल ड्रेनेज इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल ड्रेनेज जो है कॉफी गार्डन में यूज़ किया जाता है। वर्टिकल ड्रेनेज कहाँ पर, कॉफी गार्डन में यूज़ किया, तो उसको याद रखना। क्लियर है, तो ये इरिगेशन हमारा कंप्लीट होता है। अब मेट्रोलॉजी हम पढ़ेंगे और वो भी मुश्किल से 2 लेक्चर में उसको भी कंप्लीट करके खत्म करेंगे, ठीक है। फिर सोयल साइंस, देन हॉर्टिकल्चर, उसके बाद सब सिस्टमेटिक तरीके से कोर्स आपका खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।